हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 के सबसे बेस्ट क्वेश्चन, और जिससे एक सेट बनाया गया है। और इस 25 क्वेश्चन से आपको बहुत सारे जो एग्जाम अभी देने वाले हैं, जिनको एनटीपीसी 12th लेवल वाला देना हो या ग्रुप डी का देना हो या फिर एसएससी का एग्जाम देना हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना है। बाकी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये बैच है मेरा बिजअप, जो लोग ग्रुप डी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे 99 सेट 2022 वाला सारा और 25 एनटीपीसी के टेस्ट है। अगर ये कोड लगाते हैं सावन 70 का, तो अभी ये पहले से प्राइस कम था, अब और भी मिनिमम प्राइस में आपको ये मिल सकता है। इस कोड को लगाने के बाद कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके और साथ में ये सेट वाले बैच भी इसी के अंदर में मिल जाते हैं। और लगभग सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक बार बता देंगे सभी लोग, आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है? तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो नहीं दिख रही है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। एक बार सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, जो एप्लीकेशन पे होंगे एक बार देखेंगे। अच्छा ओके ठीक है, कमेंट तो आ रहे हैं आप लोगों के। राजू, निषाद, कुंदन, सुजल, पांडे, आशा, महेश, राज, मयंक, पाल, ठीक है, सब कुछ ओके। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन है, सबसे अच्छे क्वेश्चन कि अगर आपको मान लीजिए अभी एसएससी का एग्जाम देना है, सपोज करिए 2025 वाले में, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल सकते हैं। अच्छे क्वेश्चनों को लिया गया, इजी वाले क्वेश्चनों को नहीं लिए गए। जो बेहतर क्वेश्चन है उन्हीं को लगाएंगे हम लोग। और अगर आपको ग्रुप डी भी देना हो या फिर आपको किसी और भी एग्जाम को देना है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल ये हेल्प करने वाला है। ये नए पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन बने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। कोई इनका नया ऐसा नहीं था कि इस बार नया आया हो। ये क्वेश्चन है कि नंदन के पास कुछ कंचे थे, उसमें से कुछ कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए गए, तो पाया गया कि 4 कंचे शेष बचते हैं। और उसने 41 कंचों को 41 बच्चों में 48 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए, तो उनके पास कुछ ये बचते हैं। अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ। ये एलसीएम एसए का एक बेसिक क्वेश्चन। लेकिन जब 53 बच्चों को बांटा जाता है बराबर बराबर, तो एक भी कंचा शेष नहीं बचता है। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 53 से जरूर कटने वाला नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आएगा 53 से काटने के बाद। लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है कि जिसमें आप 53 से काट सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अप्रॉक्स बीच बीच की वैल्यू दिया गया, 7800 से लेकर 7874 या 7700 से, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। तो अगर मैं इस 53 को देखूँ कि अगर 53 को 7800 बनाना हो या 78 बनाना हो, तो 78 लगभग ये 53 जो होगा ना, 53 का 1.5 गुना जो होगा वो लगभग कितना हो सकता है? अगर मैं एग्जाम के हिसाब से देखूं, मतलब 1 का गुना ही होगा। अगर 1.5 गुना कर देंगे तो ये हमारे पास लगभग 79.5 आ जाएगा। तो हमको तो यहाँ पे लगभग 100 में जाना है, तो इसमें 100 से गुणा कर दें, यानी कि अगर 150 गुना कर दें तो ये लगभग 7950 हो जाएगा, जो इनके रेंज से बाहर है। मतलब इसमें कहीं नहीं है, मतलब इससे कम होगा। और जब भी आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा किसका? 53 के मल्टीप्लिकेशन में मिलने वाला है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि 7950 में हम एक बार 53 घटाएंगे तो भी इससे बाहर ही रहेंगे। जैसे देखिए, एक बार 53 घटाएंगे तो ये 7897 हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इसमें है ही नहीं। जो सबसे बड़ा नंबर इसमें है हमारे पास वो 7854 दिया हुआ है, ठीक है, या फिर 74 हमारे पास। तो एक बार 53, इसमें 2 बार 53 घटा लें, यानी कि 106 घटा लें, तो यहाँ से 4 और 4 और ये 8 और 7। तो ये नंबर ऐसा है हमारे पास जो इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। अब ये नंबर देखना है किसके बीच में आ रहा है। जैसे देखिए, ये 94 और 7804 ये गलत हो जाएगा। ये 14 और 24 के बीच में ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखें तो देखिए 34 से लेकर हमारे पास ये वाला नंबर, जो पहला वाला ऑप्शन है, इसके बीच में ये वाला नंबर आ जाएगा, 7844 आ जाएगा, इसके बीच में आ जाना। अगर इनको बेसिक से भी लगाना है तो बेसिक से भी लगा सकते हैं, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है। आपको इनका एलसीएम निकालना होगा। जैसे अगर हमारे पास क्या क्या नंबर दिया है, एक 32 दिया हुआ है, और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, एक जगह हमारे पास 41 है और एक जगह 48 है, ठीक है। इनका एलसीएम लेके हमको सोचना पड़ेगा। फिर देखिए, तो भी हमको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना ही करना है लास्ट में जाके, कि इसके आसपास वाले नंबर को हम ढूंढें यहाँ पे कि क्या नंबर हो सकता है। तो हमने देखा कि 48 से और 32 से कटने वाला नंबर हमारे पास क्या होगा? 96 हो जाएगा, ठीक है, जो इससे भी कट जाएगा और इससे भी। 41 वैसे भी प्राइम नंबर है, तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास। कितना हो गया? ये वाली वैल्यू होगी, इनकी एलसीएम होगी हमारे पास। अब एलसीएम में क्या नंबर हम घटाते हैं, बस वही नंबर हमको जोड़ना होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हमारा पास नंबर इनके आसपास लेके जाना है, इनके आसपास नंबर ले जाना है। और एक चीज़ और समझिएगा, आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक चीज़, इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना होगा। क्या? जैसे 32 और 4 शेष बचता है, तो इनका बीच का डिफरेंस क्या है हमारे पास? 28 है। ऐसे जब 41 था और तो इसमें हम 13 घटा लेंगे तो भी 28 है। यहाँ 48 है, अगर हम 20 घटा लेंगे तो भी 28 है। यानी कि जो भी इसमें कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 28 घटा लेना है आपको, वही आपका क्या होगा? हमारे पास आंसर होने वाला है। अब लेकिन अभी इसकी वैल्यू में ये के क्या होगा ना, ये सोचना होगा। फिर कहीं ना कहीं यहाँ भी एज्यूम कर ही रहे हैं हम लोग, इसके आसपास ले जाना। तो इतना ना करके हम सिर्फ यहीं एज्यूम कर लें 53 से कितने सबसे पास में, तो थोड़ा इजी तरीके से बना सकते हैं।
एक बार बताएंगे, वीडियो तो चल रही होगी ना सबकी इसमें। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये एसएससी के एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी आईसीएआर में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और वहां से क्वेश्चन ये उठा के एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया था। बाकी ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है या ग्रेजुएट लेवल में जो अभी होने वाले कुछ देखिए आसान क्वेश्चन है। ऐसे आसान क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, इसको कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 12 है, 12 इसमें जोड़ेंगे तो ये 225 हो जाएगा। 225 का मतलब ये हमारे पास कितना होगा, 15 हो जाएगा। 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 400 का मतलब 20 हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, इसको क्वेश्चन नहीं मानते, ये कॉमन क्वेश्चन है। औसत, क्या ऐसे क्वेश्चन नए थे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए? तो नहीं, नए नहीं थे, ऑलरेडी ये सीजीएल में बहुत बार आ चुका है, रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है। औसत का एक बेसिक रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है कि, और यहाँ जैसे क्वेश्चन में क्या दिया कि 10 लड़कों का औसत वजन 70 केजी है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पे एक जगह 54 केजी के जगह पे 44 केजी के रूप में पढ़ा गया। मतलब कहीं ना कहीं कम लिख दिया गया। ध्यान समझिएगा, 54 लिखना था लेकिन 44 लिख दिया गया, मतलब कम लिख दिया गया है तो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 10 का जो अंतर है ये इंक्रीज होगा औसत में, इसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा वाले में हमारे पास क्या है कि 35 केजी था, ज़्यादा लिख दिया गया। देखिए यहाँ ज़्यादा लिख दिया गया यानी इसको हम कम करेंगे। जैसे 35 से हम 40 केजी लिख दिए तो यहाँ कम करना है, यहाँ ज़्यादा। देखिए दोनों का चेंजेस अगर देखें तो यहाँ पे 10 और -5 मिला के अभी भी 5 है, और ये कितने लोगों में बांटना है, 10 लोगों में। अगर 10 से भाग दे देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। अब ध्यान से एक चीज़ और समझना है कि ये प्लस में आया है, इसका मतलब ये इंक्रीज होने वाला है। ये क्या इंक्रीज होने वाला है, यानी कि 70 पहले था, 0.5 और बढ़ जाएगा इसमें। 0.5 बढ़ा देंगे तो 70.5 वाला क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन मेंटली ही लगा लिए जाते हैं, कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। हाँ 20 बता रहे हैं, 20 इसमें तो ऑप्शन कहीं कुछ दिया नहीं है, 20 कहाँ से ला रहे हैं। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे ये 54 से हमारे पास 44 है, यानी कि ये 10 कम लिखा था तो हमको औसत में इंक्रीज करना होगा, इसलिए +10। यहाँ पे एक ज़्यादा लिखा था, इसको माइनस हमने कर दिया क्योंकि उसको घटाना पड़ेगा। इन दोनों का सम हमने देखा तो ओवरऑल 5 कहीं ना कहीं कमी थी पूरे क्वेश्चन में। तो 10 लोगों में हमने बांटा था, 0.5 का चेंजेस आया है जो इसमें हम इंक्रीज कर देंगे। अगर ये माइनस में रहता तो हम घटा भी सकते हैं इसमें। जैसे और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए नॉर्मली, तो देखिए यहाँ पे वही सेम चीज़ है। 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 45 दिया हुआ है, ठीक है। अब बस इसमें ये चेंज करना है कि रिप्लेसमेंट हुआ कहाँ। इसमें इनकमिंग आउट गोइंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। 25 अंक को गलती से 35 लिख दिया गया। आप खुद से सोचिएगा कि ये ज़्यादा लिखा गया, मतलब हमको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना था 25, हमने 35 लिख दिया। दूसरा देखिए 30 अंक था, इसको हमने कम लिख दिया, तो यानी ये वाला प्लस में होगा। यानी कि इसको प्लस में क्यों, क्योंकि ये कम लिखा गया है तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल दोनों का चेंज देखा जाए तो -8 का है। कितने लोगों में बांटना है, तो बोलेंगे 50 लोगों में। तो इजी होगा कि इसको डबल कर दें, 16 बटे में 100 कर दें तो ये हमारे पास 0.16 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस में था, यानी कि एक्चुअल औसत में इसको घटाना होगा। 45 में से 0.16 घटाएंगे तो 44.86 नहीं 84 आ जाएगा। तो कौन सा वाला होगा, ये वाला हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी था, इसको मेंटली सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम में अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो, ठीक है। तो ये अभी तक तो ईजी ही था। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सा देखिएगा, ध्यान लगाएंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना भी अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस पैटर्न में मिल सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि 3 व्यक्ति हैं P, Q और R, जो 11, 8 और 20 के अनुपात में अपने हिस्सों के एक साथ व्यवसाय शुरू किया। लेकिन 9 महीने बाद क्या हुआ, Q ने अपना 35% हिस्सा इसने वापस ले लिया। 35% का मतलब अगर आप इस फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो ये हमारे पास कितना होता है, 7/20। मतलब 7/20 वापस ले लिया तो बचा कितना होगा, 13/20। मतलब ये अभी भी बचा है इसमें। अच्छा, दूसरा फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले 14% हिस्सा वापस ले लिया। 14% को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 7/50। तो अगर ये वापस ले लिया तो अभी बचा कितना है, तो आप बोलेंगे 43/50। अभी भी है क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो बस ऐसे लिख दिया, आप चाहें तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फ्रैक्शन जरूरी नहीं है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया गया है, आर का हिस्सा निकालना है। तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अप्रॉक्स भी निकाल सकते हैं। अप्रॉक्स आंसर देख के इसमें से क्या हो सकता है, अप्रॉक्स में तो लगभग सारे आंसर आस ही पास हैं, तो अप्रॉक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, नज़दीक तक जाना पड़ेगा। देखिए पहला है P, हमारे पास P का जो हिस्सा है वो कितना है, 11। तो P का हिस्सा अगर 11 है तो इसने पूरे 12 महीने तक पैसा लगाया था, तो ये P का हिस्सा हो गया। Q का अगर देखें हम लोग तो Q का कितना था, 8 था। लेकिन इसने क्या किया था कि पहले 9 महीने के बाद, तो 9 महीने तक तो यही पैसा था, लेकिन इसके बाद जो 8 था, इसका 13/20 ही हिस्सा इसके पास बचा है।
क्योंकि बाकी तो इसने निकाल दिया है 7/20 हिस्सा, और ये 3 महीने तक के लिए रहेगा, ये क्यू का हिस्सा हो गया। ऐसे आर का आप देखेंगे, आर का 20 था, अब इसको पढ़ना है आर ने पूरे वर्ष होने से 7 महीने पहले, मतलब 5 महीने तक तो यही था इसका। अब इसके बाद जो बचा इस 20 का कितना, तो बोलेंगे 43/50। ये जो हिस्सा होगा ये 7 महीने तक के लिए ये पड़ा हुआ था, ये सबका हिस्सा जो सब में कॉमन है, उसको काट भी सकते हैं यहीं पे पूरा कैलकुलेशन करने की वजह से। 4 से ये 3 बार इसमें कट गया, 4 से ये 2 बार, तो ये दोनों जगह कटेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 4 से ये 5 बार, तो ये 5 बार कटेगा। एक बार सबको चेक करिए कि कितना कितने वैल्यू आएगी। देखिए ये वाली वैल्यू आ गई 33, इनका चेक करते हैं। देखिए ये वाला 18 है, और ये 2 से 10 बार में कट जाएगा। 13 या 39 यानी कि 3.9 18 में जोड़ देंगे तो 21.9 आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 25 है, यहाँ 5 से ये 10 बार में कट जाएगा, और 7 गुणे 3 21, 1 है, 7 चौक 28 और 2 31, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 30, 20, 50, 55, अच्छा 30 ही तो आ रहा है ना, 7 गुणे 3 21, 7 चौक 28, 30 ही आएगा। हाँ, तो ये दोनों जोड़ के हमारे पास कितना मिल गया, 55.1 मिल गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। थोड़ा कैलकुलेशन है तो इसको करना पड़ेगा आपको। इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए, इनको जोड़ेंगे पॉइंट पॉइंट को, इसको जोड़ देंगे, 1 हो जाएगा 56, 21 और 33, यानी 110 की वैल्यू हमारे पास आ गई। 110 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था कितना, 40700। अब ये इससे कितने बार, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से 3 बार यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ से बचेगा कितना हमारे पास 7, तो 7 बार जाएगा, 370 गुना पे है। तो हमारा इसकी वैल्यू पूछा गया था आर का, यानी कि 55.1 में भी हमको 370 का गुणा करना है। ये जीरो जो होगा इस पॉइंट को खत्म कर देगा, लास्ट में 7 गुणे 1, लास्ट में 7 आएगा, और 7 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे इतना करेंगे क्यों, तो आप बहुत इजीली भी सोच सकते हैं। इजीली का मतलब कि आप नॉर्मली कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे, इसी से बांट लीजिए कि थोड़ा थोड़ा वैल्यू क्या दिया है, और अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सॉल्व भी करना है आपको, लेकिन अप्रॉक्स में एक दिक्कत आएगी, अगर आपका सही अप्रॉक्स नहीं होगा तो आप यहाँ जज नहीं कर पाएंगे कि ये नंबर बहुत ही आसपास हैं, और ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो आंसर में चेंजेस आ जाएंगे। हाँ, जल्दी से ध्यान देंगे, प्रैक्टिस सेट का नंबर बदल जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी एक व्यवसाय में 8 और 5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दे दिया जाता है तो और लाभ ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ कितना रहा होगा। अब एक कॉमन सेंस सोचिएगा यहाँ पे ध्यान से, कि जैसे मिश्रण में क्या होता है कि जैसे 2 मिश्रण अगर मिल्क एंड वाटर का है, अगर उसमें से आपने 1 लोटा या एक कुछ भी अगर निकाल लेते हैं, 1 लीटर 2 लीटर जो भी निकाल लेते हैं, तो जो बचा हुआ होता है उसमें अनुपात चेंज नहीं होता। यानी कि अगर पहले 8-5 का अनुपात था, अगर हम लाभ यहाँ से निकाल भी लेते हैं तो बाद में भी 8-5 का ही अनुपात रहेगा, बदलेगा नहीं है, ये अनुपात में रहेगा। तो इसकी वैल्यू देखिए 13 है, इस 8 की वैल्यू दिया था, यही दिया ना, ए का हिस्सा है, तो ए और बी में, तो ए का हिस्सा कितना दिया है 7770, ये वाली वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अब हमको 13 की वैल्यू निकालने के, पहले लाभ के बाद कितना लाभ था, मतलब ये जो देने के बाद, दान के बाद ये लाभ कितना था, तो ये इससे कितना गुना पे होगा। तो ऐसे पूरा कैलकुलेशन नहीं करना एग्जाम में, अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिखे, लग रहा है कि ये कटने वाला है या नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो अगर ये 8 की वैल्यू, 13 की वैल्यू कितनी होगी, 7770 बटे में 8 गुणे में 13, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो आएगा, ये आएगा हमारे पास लाभ है टोटल, लेकिन ये पूरा लाभ नहीं है, ये 35% देने के बाद का है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितना है, ये 65% की वैल्यू है, और क्योंकि 35% दान दे चुका था, तो यानी बचा कितना था 65%। 65% को हम क्या लिखते हैं, 13/20। तो आप बोलेंगे इस 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 7770 इंटू में 13 बटे में 8। हमको 20 यूनिट की वैल्यू निकालना। देखिए 13 से ये कट जाएगा, तो इसमें बस वही नंबर का गुणा करना। देखिए अभी तक हमने कैलकुलेशन नहीं किया कुछ भी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। और आंसर निकालना बड़ा आसान है, 4 से काट दीजिए 2 बार, 4 से क्यों काटेंगे, 2 से काट लीजिए 4 बार, 2 से 10 बार, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये 770, इसके आगे 0, अब 4 से भाग देना आसान है इसमें। 4 से हमारे पास कितने बार, 1 बार चला जाएगा, 4 से 6 9 बार चला जाएगा, फिर 4 से 4 बार चला जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा, फिर 5, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये ईजी कैलकुलेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम एग्जाम में वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ एक और था, अगर आप शुरू में देख पाते, कॉमन तरीके से देख पाते, तो ऐसे भी बोल सकते थे कि ये 65 की वैल्यू हमारे पास है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 में देखिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा 5 के मल्टीप्लिकेशन में होगी, जो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था हमारे पास। तो हम बिना कैलकुलेशन किए भी सोच सकते थे, लेकिन अगर आपको नॉर्मली करना है तो कर भी सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर एक ऑप्शन दिया है 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो वैसे ही ऑप्शन गलत होगा, लेकिन अब मान लीजिए 2 ऑप्शन दे देता तो आपको पूरा करना पड़ता, और ये स्पेशली 25 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 25 में तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है। नेक्स्ट देखेंगे,
क्वेश्चन, एक नल है, किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी टंकी, भरी हुई टंकी को 19 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी खाली है, दोनों को नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। कभी भी अगर नल टंकी में एक भरने वाला हो, एक खाली करने वाला हो, कितना समय लगता है। जैसे अगर ये वैसे भी कंजुगेटिव नंबर दिया तो इनका एलसीएम निकालने का मतलब है कि इनको गुणा ही करना, तो गुणा क्यों करें, 18 गुणे में 19, और नीचे में इन्हीं दोनों के अंतर की बात कर लेते हैं। अंतर कितना है, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और था इसमें, ध्यान से समझिएगा, इसका 1/3 बोला था, 1/3, तो इसमें 1/3 से गुणा कर लीजिए। लीजिए इसको भाग दे दीजिए, ये वाला 3 से 6 बार में, 6 9 54, 6 एकम 6 और 5 11, 114 हो जाएगा। 114 इसका क्या होगा, राइट आंसर। और कभी भी ऐसा निकालना, जैसे मान लीजिए एक टैब ए है जो इसको भरने वाला है, और एक टैब बी है वाई जो इसको खाली करता है। अगर दोनों मिल के भरेंगे तो कितना होगा, तो हमेशा इसका आंसर आता है XY/X-Y। अगर इसमें टंकी में 1/3 1/2 कुछ भी देता तो इसमें उसका गुणा भी कर लेंगे, नहीं तो यही आंसर होता। हमारा आंसर सिर्फ इतना ही आने वाला था। इतना ही करना होता है। इसमें बेसिक वाले क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। पानी और टंकी का देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ एक बार पढ़ेंगे। एक बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जाता है। टैंक की धारिता है 1800 मीटर क्यूब। टैंक को खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब पर मिनट अधिक है, और पंप को टैंक को खाली करने के लिए जितना समय लगता है उसे भरने के लिए 6 मिनट कम लगता है। पंप के भरने की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10 मिनट का अंतर दे दिया है, और इसमें अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनाने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको ये पता है कि 1800 ही उसको भरना है और 1800 ही खाली करना है, और इसमें जो भी क्षमता इनकी होगी उससे भाग देंगे, तो इनका जो अंतर आएगा ना वो 6 मिनट का होना चाहिए। अब ऑप्शन में कोई भी नंबर ऐसा लेना है जो पहले दिन को काट सके आसानी से। 65 ले लेंगे तो 65 से काटना इसके लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, 13 से कटेगा नहीं, तो 6 मिनट का अंतर ला सकते हैं 65 से करके। या 27 से देखेंगे तो 27 से पॉसिबिलिटी, लेकिन हमारे पास सबसे ईजी नंबर ये दिख रहा है कि अगर मैं 50 से काटूँ, इसको देखिए ध्यान समझिएगा, 50 से काटूँ तो ये 36 मिनट आ जाएगा। और अगर एक का 10 मिनट देखिए अधिक बोला था, तो अधिक बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, 60 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर 6 मिनट का है। और मान लीजिए कि ये ऑप्शन नहीं भी होता तो आपको इन्हीं में से चेक करना होगा इजीली तरीके से कौन सा आंसर बन सकता है, डिफरेंस क्या बन सकता है, आप ढूंढ के निकाल सकते हैं इजी तरीके से। इसमें तो इसे देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 50 वाला आंसर है इजी तरीके से। तो इसमें क्वाड्रेटिक ना बना के आप हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी अगर पूरा सॉल्व करना चाहें तो एक को यहाँ फिर मानना पड़ेगा, एक x है, x+10 होगा, फिर उनका अंतर लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके वाला क्वेश्चन है। ये तो इजी वाला ही लग रहा है मुझे, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन में है कि देखिए ए 2 स्टेशनों के बीच एक ट्रैक है, 8 दिनों में बिछा सकता है। पी उसे 24 दिनों में बिछा सकता है, और सी के सहायता से, सहायता जब बोलता है यानी ए बी और सी तीनों आ जाते हैं, 3 दिन में बिछा सकते हैं। इन सबसे कटने वाला एक नंबर ढूंढ लीजिए 24। ये 3 बार में कट जाएगा, इससे 1 बार में, इससे 8 बार में। यहाँ पे ये तीनों की भी एफिशिएंसी 8 दी हुई है, और जिसमें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी बची 4। कैसे, इन तीनों को जोड़ने पे 8 आना चाहिए था। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा होगा, सी का ना, अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कौन करेगा। यहाँ पे ए का बोला गया है, ए का तो आंसर में पहले से ही 8 दिया, तो पूछेगा क्यों। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ए पूछेगा तो कोई मतलब बनता नहीं है, आंसर तो 8 ही आ जाएगा। अगर सी का पूछता है तो सी का मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सी नहीं दिया है, तो 24/4 ये 6 आ जाना चाहिए। अगर सी के बारे में पूछा गया होगा तो सी का, ए का पूछेगा तो ए का तो ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से दिया है, तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। रिपीट होने के मतलब सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन पैटर्न सेम आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैटर्न मतलब इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सेम ऐसे रहेगा, यहाँ डेटा अलग होगा, यहाँ अलग होगा, मे भी क्वेश्चन भी सेम हो जाए। और ये भी क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं, ऑलरेडी ये जेई में पूछा जा चुका है, आरआरबी जेई 2019 वाले में, वहाँ से भी क्वेश्चन लिए गए थे, आईसीआर वाले से भी क्वेश्चन लिए गए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीपीओ वाले, मतलब जो भी क्वेश्चन होते हैं वही सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम रहे हैं हर जगह, कुछ अलग नहीं है इसमें। ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, और दूसरा क्या बोला गया है, बी से 22 दिनों में पूरा कर सकता है।
और वे यदि वे पहले दिन 20 से शुरू करते हैं और एकांतर दिनों पे कार्य करते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है, लगभग हर एग्जाम में आता है। इसमें भी हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लिए, इन दोनों से कटने वाला नंबर हमने 198 ले लिया। कैसे पता चला 198 है, क्योंकि देखिए 18 और इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है हमारे पास 9 आता है, यानी 11 का मल्टीप्लिकेशन है, साथ में 2 का भी है। 18 से ये कितने बार में, तो बोलेंगे 11 बार में। 22 से कितने बार में, तो 22 से 5 110, यानी 11 से 18 9 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान देना कि इसमें काम शुरू कौन करता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका पी शुरू करता है, यानी पहला दिन 9 होगा, फिर दूसरा दिन 11 होगा, ये पैटर्न चलेगा, फिर 9 होगा, फिर हमारे पास 11 होगा, और इस तरीके से ये काम चलता जाएगा। तो हम देखें कि ये दो दिन में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारे पास, 20 काम जो हो रहा है, 20 वर्क जो हो रहा है हमारे पास, वो 2 दिनों में हो रहा है, 2 डेज में हो रहा है। और हमको कहाँ तक जाना है, हमको जाना है 198 तक। तो अगर ये नंबर 120 से कटने वाला होता तो हम सीधा निकाल सकते थे, लेकिन ये है नहीं, तो हमको इसमें एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी जो इसके आसपास चला जाए, ज़्यादा ना हो। तो हम इसमें हम कितने बार कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, तो 9 दूना 18, तो 180 वर्क करने में इसको कितना समय लग जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 से इधर भी गुणा कर दीजिए, तो ये 18 दिन आ जाएगा। ये 18 दिन हो गया। लेकिन अभी तक जो काम हुआ है वो केवल 180 हुआ। अभी हमारे पास कितना बचा हुआ, तो 180 से लगभग 18 काम और बचा हुआ है। अब इसीलिए यहाँ पे हमको जरूरी होता है कौन स्टार्ट किया, क्योंकि अब इसके बाद जो काम होगा ना वो कौन करेगा, पहले ये करेगा, क्या नाम है इसका, बी कितना करेगा, यानी 9 काम करेगा, यानी एक दिन ये करेगा तो एक दिन इसमें और बढ़ गया। अच्छा 19 दिन हो गया, 9 काम करने से 189 हो गया। अभी बचा हुआ काम कितना, 9 और बचा हुआ है, लेकिन अब नंबर किसका आ गया, 11 का। तो 9 काम करना है और 11 से भाग दे देंगे, तो देखिए 9/11 आ जाएगा। एक दिन पूरा नहीं, ज़्यादा लग जाएगा, इसको कम ही समय लगेगा, यानी 18 एक 19 और 9/11 ये वाला, तो 19 सही 9/11, 19 सही 9/11, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इजी है, कॉमन तरीके से कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीपीएसआई में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन में है, इसमें बस ध्यान देना आपको। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन पी समानांतर पटरियों पे समान दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह पार कर लेती है। अब दोनों विपरीत दिशा में आते हैं, तो ऐसे केस में, अच्छा विपरीत है कि समानांतर, एक बार देख लेते हैं। समान दिशा में यानी एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, तो उस केस में स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। से इनका स्पीड घटा लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 और 8 16। अब इसको किलोमीटर में दिया तो 5/18 से हमने वो कर लिया, ये स्पीड आ गया हमारे पास। अच्छा फिर ये कितना देर में पार किया, तो बोलेंगे 4.5 मिनट में। तो 4.5 मिनट है, तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए आपको 60 से गुणा करना होगा, यानी हम यहाँ से पॉइंट या 60 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा टोटल किसका, दोनों ट्रेनों की लंबाई आ जाएगी इससे, कि हमने स्पीड लिया है और यहाँ टाइम ले लिया सेकेंड में। अब देखिए ये वाला एक 0 चाहेगा तो इस पॉइंट को हटा देगा, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 15, 15 गुणे 5 75, 75 गुणे 16 1200। अभी बोलेंगे 1200 कैसे आ गया, 25 का मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। 25 का जब हम 4 में गुणा करते हैं तो आता है, ऐसे 16 में करेंगे तो हमारे पास, अगर हमारे पास देखिए 4 4 ऐसे 16, और उसके बाद हमको 3 बार और करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो 1200 हमारे पास डिस्टेंस आ गया, जिसमें हमारे पास एक और भी था पहले से, एक ट्रेन की लेंथ जो है क्यू की, वो हमारे पास 120 है, तो 120 इसमें घटा लेंगे तो 1080 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, पी का लेंथ है। अगर लेंथ पूछा जाता, अभी तक तो क्वेश्चन इतना ही पूछे जाते थे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में जो रेलवे में थे, लेकिन इस बार अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। अब इसमें नया लाइन इसमें जोड़ दिया क्वेश्चन में कि विपरीत दिशा से 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर पूरी तरह पार करने में पी को कितना सेकंड लेगी। अब यहाँ से टाइम पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे टाइम अगर निकालना तो हमको पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए। इसमें अब इसमें कोई आर ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई 245 है, इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 200 इसमें जोड़ेंगे और ये हमारे पास 40 यानी 13, और हमारे पास कितना हो जाएगा 80 20 1325 हो जाएगा। 1325 देखिए कैसे, ये 1200 1280 और हमारे पास 45 और 1325, 1325 इन दोनों का लेंथ आ गया। अब दोनों की स्पीड इस बार विपरीत दिशा में आ रही थी। इसका पहले से हमारे पास कितना था, 78 था, और ये वाला कितना है हमारे पास 81 है। तो 8 1 9 8 और 8 7 15, 159 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है, इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, ऐसा कर लेते हैं। अब इसमें काट लीजिए, जैसे देखिए 3 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से 5, 3 से 1 बार में, 5 से इसको काटेंगे 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, 5 से 6 बार, 5 से 5 बार, ये 5 बार में 5 गुणे 6 30 सेकंड का समय लगेगा इसको पार करने में। यानी यहाँ पे एक नहीं 2 क्वेश्चन थे। इनडायरेक्टली कहना चाह रहा था कि पहले वाले से आप
इसका लेंथ निकालिए, फिर दूसरा वाला लेंथ ऑलरेडी दिया था, इन दोनों को जोड़ के फिर इनका टाइम बता दीजिए कितना आएगा। यानी एक जगह पे 2 क्वेश्चन था तो ध्यान देना होगा। और साथ में इसमें जो ये वैल्यू दी थी ना, ऐसी वैल्यू दी थी जहाँ पे आपको ईजिली कन्वर्जन नहीं था इसका, इसमें 5/18 का गुणा या 18/5 का करना पड़ता आपको, जो लेकिन लास्ट में कटने वाले ही नंबर थे हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन आए थे, या फिर थोड़े टेढ़े मेढ़े आए थे। हम इजी वाले क्वेश्चन नहीं लिए इसमें, 1-2 आगे होंगे गलती से तो अलग चीज़ है, लेकिन जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आई होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वही वाले लिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा भी था, एक यात्रा का 1/3 भाग इतना फिर तय करता है, यात्रा का अगला 1/3 भाग इस स्पीड से चलता है तथा अगला शेष यात्रा, यानी 1/3 1/3 और 1/3 मिलेंगे तो डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो औसत स्पीड निकालना आसान है, आप इसको टाइम एंड वर्क से भी निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नंबर ऐसा दिया है ना कि इसमें कोई डिस्टेंस को कॉमन लेना बड़ा मुश्किल टास्क है। यानी कोई एक कॉमन डिस्टेंस निकालना, कि कोई एक डिस्टेंस मान लें, ये ऐसे नंबर दिए हुए यहाँ पे 67 हो गया, यहाँ 17 हो गया प्राइम नंबर की, आपको बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा एग्जाम में। और नॉर्मली अगर जिनको नहीं पता तो वो ऐसे लगाते हैं इसको, 3ABC अपान में AB + BC + CA, ये हमारे पास इसके लिए होता है। अगर आप इसलिए करते हैं तो अगर 3 वाला डिस्टेंस या 2 वाले में दिया रहता है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, 2AB अपान A + B, तो ये 2 के लिए होता है। अगर यहाँ पे 3 डिस्टेंस होंगे तो अगर मैं 3 के हिसाब से इसको करना भी चाहूँ इसमें, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा जो आंसर निकालना मुश्किल होने लगता है एग्जाम में। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि ऑप्शन बड़े दूर दूर हैं, और ये वाला दोनों तो मान लीजिए आसपास है, ये दोनों दूर दूर है, मतलब कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन तो इसमें एलिमिनेट हो सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि इस नंबर को अगर कैलकुलेशन में रखेंगे तो पॉसिबल नहीं, एग्जाम के हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं, या तो उतना कैलकुलेशन करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे एग्जाम में। तो हमने इस नंबर को अप्रॉक्स ले लिया, इसको 67 था इसको 70 ले लिया, 66 को भी 70 ले लेते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। बढ़ाएं तो आंसर बड़ा आएगा, मतलब आंसर में बड़ा आने वाला, यानी उससे छोटा ही आंसर आने वाला हमारा। तो अगर मैं 70 ले लूँ तो देखिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, 70 गुणे में 20, नीचे में देखिए इनका गुणा करेंगे तो 7 7 4900 प्लस ऐसे 7 दूना 1400 और प्लस में 1400, 2 जीरोस देखिए हर जगह कट जाएंगे, ये 2 जीरो को हमने काट दिया। ऊपर में देखिए 3 गुणे 2 6 गुणे में हमारे पास अभी भी 7 7 49 बचा हुआ है, 1 जीरो ही बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा, इस सब में 7 कॉमन है, तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 7 बच जाएगा, यहाँ से 7 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, 7 से ये 7 बार में और कट गया, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कितना हो गया, 70 हो गया और 6 हो गया, यानी कि 420 बन गया। और नीचे में 7 2 9 2 11, 11 से भाग देते हैं, अप्रॉक्स आंसर देखते हैं कितना आएगा, 11 3 33। पहला चीज़ तो 3 से शुरू होने वाला आंसर होगा, 4 वाला गलत हो गया, क्योंकि देखिए ये हमने ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यू ली हुई है, ज़्यादा वैल्यू ली है, तो 11 3 33 और लगभग यहाँ से देखिए कितना बच जाएगा हमारे पास, 7 2 9 90 है, तो 11 से लगभग अगर हम चाहें तो 8 12 वाले जाएंगे, 38 दशमलव समथिंग आएगा इसके हिसाब से। और ये हमने थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ाई है, यानी जब भी आंसर आएगा इससे थोड़ा कम आएगा तो ये वाला आंसर हो सकता है। ये दोनों कुछ ज़्यादा ही नीचे हैं, और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये बढ़ाने के बाद भी ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स ही कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। और दूसरा अगर करना चाहेंगे पूरा एक्चुअल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो हो गया एग्जाम में। अब ये क्यों दिया गया था एग्जाम में, क्या इसका रीज़न था ये नहीं पता, लेकिन ये अप्रॉक्स पूछा भी था यहाँ से, तो अब जब क्वेश्चन ही अप्रॉक्स बोला था आप अप्रॉक्स ही निकालिए, ठीक है। ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है वैसे, तो अगर एग्जैक्ट निकालेंगे तो आएगा नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/4 है, यानी कि 5 दूरी तय कर चुका है, 4 अभी बाकी है, टोटल दूरी 9 थी, और 9 बराबर क्वेश्चन में 39 दिया है। ध्यान से देखेंगे तो ये इसका कितना गुना है, अब काट नहीं रहा हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, 39/9 गुना, यानी चला कितना है ये 39/9 गुना चला, ये चला है ना, ये चल चुका, अभी चलना बाकी है। तो कितनी दूरी तय किया है, तो आप बोलेंगे 5 गुणे में 39/9, ये दूरी तय किया हुआ है। लेकिन इसको तय करने में इतना मिनट का समय लगा, यानी 5 घंटा और प्लस 5/60 कर लेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 12 25 60 और 61/12, 61/12 घंटा लगा इसको तय करने में। देखिए ये डिस्टेंस है और स्पीड जो होगा ये हमारे पास कितना है, 61/12 है, तो ये टाइम निकल जाएगा। क्या पूछा था, दशमलव स्थान तक कितनी थी, तो चाल पूछा गया है ना, तो ये टाइम था ना नीचे में, तो ये स्पीड ही तो आएगा, सही तो किए। अब देखिए ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये 5 गुणे में 12 गुणे में 39, नीचे में 9 गुणे में 61,
12 25 60 और ये 61 है, इनको तो ऐसे ही काट दीजिए, ठीक है। वैसे नीचे में बड़ा नंबर है लेकिन हमने ऐसे काट दिया क्योंकि दोनों अप्रॉक्स निकालना है, एग्जैक्ट में तो जाएंगे तो हो चुका है यहाँ पे। 9 से अगर इसमें भाग दे 39 में 9 से, तो 9 चौक के 36, लगभग 4 बार में जाएगा, तो 3 वाला 2 वाला 6 वाला गलत, यही आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आपको स्किप करना पड़ेगा बहुत जगहों पे। अगर लग रहा है कि अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहा है क्वेश्चन में, लगभग मान पूछा जा रहा है दशमलव के 1-2 स्थान तक, तो आप भी अप्रॉक्स लगाइए। जैसे यहाँ 61 था, 60 से काट दिया, और ये बड़ा है तो जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा छोटा ही आएगा एक्चुअल में आंसर, क्योंकि हमने नीचे में नंबर क्या था, बड़ा था। तो बेसिक अप्रॉक्स कैलकुलेशन आपको करना होगा, ठीक है। बेसिक अप्रॉक्स कैलकुलेशन आपको करके निकालना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे बुक में शुरू में ही दिया हुआ था, यहाँ डेटा बस चेंज हो गया, इससे पहले भी मतलब जो बुक आती है, और ये बहुत कॉमन है। मैं जब भी आपको कराता हूँ क्वेश्चन तो ये जरूर बताता हूँ कि ये जरूर ध्यान रखिएगा, 12% वार्षिक और 2.5 साल, और इसमें हमेशा 10 माह पे देता है। 10 माह का देने का मतलब है कि देखिए 12% का रेट, 12 महीने का रेट 12% है, 10 महीने का रेट 10%, रेट 10% आ जाएगा। यहाँ 2.5 वर्ष का मतलब है 30 महीना, तो 10 माह के हिसाब से 30 महीने में कितने बार कंपाउंड होगा, 3 बार कंपाउंड, 3 साल नहीं होता है। तो यहाँ से जो टाइम आता है वो 3 बार कंपाउंड होता है, मतलब ये बोल सकते हैं। और 10 का 3 का जो रेशियो होता है ये आपको याद होना चाहिए, 10 से लेके 13 से 31। जिनको नहीं याद है वो ऐसे करेंगे कि 10 से 11 बढ़ गया, 10 से 11 बढ़ गया, 10 से 11 बढ़ गया, तो ये 1000 से 13 से, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये पता होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 83,853, और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ भी कैलकुलेशन से बचना होगा आपको कि लास्ट में 1 दिया हुआ है और यहाँ 3 है, मतलब जरूर लास्ट में 3 का गुना हुआ होगा, उसके बाद 0 तो ये आएंगे ही आएंगे। तो लास्ट में 3 वाला एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, ये सब तो हो ही नहीं सकते। अगर एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे कोई पॉइंट वाला नहीं दिया, अप्रॉक्स देता तो करना पड़ता हमको। अगर कुछ नहीं दिया तो हम सीधा इसी तरीके से जाएंगे और लगा सकते हैं कॉमन तरीके से क्या वैल्यू हमारे पास आने वाली है, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन था और ये ऑलरेडी कई बार आ चुका है। अब ये क्वेश्चन बोलेंगे ये सोर्स कहाँ से था इस एग्जाम में आने का, तो आप MTS का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, MTS GD का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 12, 10, 2.5, ये फिक्स है। ये चीज़ें चेंज हो सकती है डेटा, लेकिन ये आपको तीनों में मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ दिन पहले मैंने CI की क्लास कराई थी यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो बुक सोल्यूशन था उसमें, उसका आप देख लीजिएगा, उसमें शुरू में ही आपको ये पहला टाइप में ही क्वेश्चन है बेसिक वाला, और जितने भी आपको बेसिक शुरू में बताया गया था उससे बताया गया थे। एक क्वेश्चन और है, कई लोगों को बहुत परेशान किया और है भी इस तरीके से कि जो एग्जाम में टाइम आपका खा सकता है अगर आप सही से अप्रॉक्स सही से नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं ना बड़े पास पास दिए हैं, 1175 है, 1185 है, 1100, अब देखिए 74 और 75 एकदम पास हो गया, 1183 है और मान लीजिए 85, ये दोनों भी पास होगा। तो ऑप्शन बड़े पास दिए हैं और नंबर भी ऐसा कैलकुलेशन वाला दिया है, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये पहली बार NTPC CBT 1 2025 में आया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके ALP के एग्जाम में, RPF SI के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका था। इससे आपको क्या सीखना चाहिए कि अगर 6-7 महीने पहले एग्जाम हुआ है, वहां से बस वही सेम क्वेश्चन उठा के दोबारा आपको दिया जा रहा है डेटा चेंज करके, तो प्रीवियस ईयर तो रिपीट होते हैं। अगर आपका 12th लेवल का एग्जाम अगर जिनका है तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन मिलने की संभावना किसी भी सेट में आ सकते हैं। अच्छा, ये पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि तभी तो आप लगाएंगे इसको, कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है। एक ग्राहक वर्ष के प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतने रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि क्या होगी, दशमलव में कुछ बताना है इसमें, अर्धवार्षिक, ध्यान से समझेंगे। अच्छा, एक चीज समझिएगा, अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने में ब्याज। तो जो 1 जनवरी को करेगा और 1 साल बाद अगर दिसंबर बाद उसको निकालना होगा या अगले 1 जनवरी को निकालना होगा, तो उसमें 6-6 महीने 2 बार आएंगे। यानी जो पहला पैसा जमा होगा उसका, जो 1 जनवरी का, उस पर 2 बार कंपाउंड होगा। लेकिन जो 1 जुलाई को जमा करेगा उस पर तो 6 महीने बचते हैं, मतलब उस पर 1 ही साल का ब्याज मिलेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका अर्धवार्षिक है तो इसका आधा कितना होगा, 3.9%। तो जो 3.9% ब्याज मिलने वाला है ये उसका 2 बार सक्सेसफुल आएगा, 3.9 प्लस 3.9 इंटू में 3.9 बटे में 100, ये आपको कर सकते हैं। ये 7.8 है, ये 1521 होता है, 39 का स्क्वायर 100 से भाग दे देंगे। अब इनको जोड़ना पड़ेगा आपको एग्जैक्ट, क्योंकि ये नंबर ऐसा दिया है, अप्रॉक्स रहता तो मैं अब इसको हटा देते, छोड़ देते, कि सीधा 12% निकाल लेते। अगर मान लीजिए ऑप्शन दूर दूर होता ना तो हम इसको 3.9 भी नहीं मानते, हम 4 मानते, 3 गुना करते, 12% निकालते, आंसर कर देते, आंसर आया था 2-3 सेकंड में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दे दिया कि अगर मानेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा और डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ से इनको हम जोड़ लेते हैं, देखिए ये पॉइंट है तो लगभग ये कितना आ जाएगा, अगर इसमें जोड़ लेंगे तो 7.9532।
21 ये 9 था, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये जो था, जो 1 जनवरी को जमा किया होगा, ये उसका ब्याज मिलने वाला है। और जो 1 जुलाई को जमा करेगा ना, उसका एक ही बार ब्याज मिलेगा, तो उसका 3.9 अलग। ठीक है, तो ये वाला, ये दोनों मिला दिया जाए, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 9 9 18 है, और ये 11 है। एक्चुअल में जो ब्याज उसको मिलने वाला है, इतना % मिलने वाला है। और इतना % किसका निकालना है? इस वाले वैल्यू का। देखिए ये शुरू के, ये वो वाला है जिनका कहाँ शुरू किए थे हम लोग, 1 जनवरी से, और ये वाला क्या है, 1 जुलाई से जो किए हैं उसका वाला है। इसका तो एक ही बार मिलने वाला है। अब इतना % निकालना है 9920 का। अगर इस परसेंटेज को हटा दें तो ये पॉइंट आ जाएगा। मतलब हम अगर यहाँ देखें 11.8521 का 99.2 निकालना हमको। अब बचती यहाँ पे बात है कि अब कैसे करें इसको। ठीक है, कि इस कैलकुलेशन को कैसे करें, हम सबसे नज़दीकी पे कैसे जाएं। अगर एग्जैक्ट दिया होता तो आप बोलते हैं कि चलिए यूनिट डिजिट लगा लें, डिजिटल सम लगा लें, लेकिन ये एग्जैक्ट यहाँ खुद ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आएगा नहीं, इससे बड़ा आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लगभग 2 2 4 6 डिजिट का नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो इतना तो आएगा नहीं, और बड़ा आंसर आने वाला है। तो अब यहाँ पे कैसे एग्जाम में सोचना, तो अप्रॉक्स लगाइए कि आप देखिए इसमें इस पूरे नंबर का पहले 100 में गुणा कर लेते हैं। किससे? 100 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 100 मान लेते हैं, क्योंकि ये 100 है नहीं, 100 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1185.21 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हम इसको 100 मान लेते हैं यहाँ पे, अब ये कैलकुलेशन आपको हर एक नंबर के साथ खुद से सोचना पड़ेगा एग्जाम में कि क्या नंबर है, किसको क्या चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से करना है। तो हमने 100 से गुणा कर लिया, ये आंसर आ गया। इससे ये पता चल गया कि अब ये वाला आंसर तो गलत होगा, ये दोनों, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई किया। कितना देखिए ज़्यादा है, तो बोलेंगे 0.8 ज़्यादा गुणा कर दिए थे, उसको घटाना पड़ेगा इसमें। 11.8521 में इस 0.8 का जो मल्टीप्लाई करके इसमें आपको माइनस भी करना होगा। अगर एकदम एग्जैक्ट चाहते हैं तो उतना भी जरूरत है नहीं, लेकिन अगर मैं 11 गुणे 8 कर दूं तो लगभग ये 8.8 के आसपास घटाना। अगर मैं पूरा ना गुणा करूं, सिर्फ इन्हीं दोनों का कर दूं, तो 8.8 इसमें घटाएंगे तो भी ये 1178 या 77 के आसपास बनने वाला है। यानी हम इस वाले आंसर पे जा सकते हैं, इसको भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको पूरा आंसर चाहिए, एक एक पॉइंट तक चाहिए, तो आप इसको गुणा करिए। एक सिंगल डिजिट का गुणा करना इसमें बहुत आसान है, करके फिर इसमें घटाना होगा, तब आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए ही क्वेश्चन बना था, और कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं बेसिक। मतलब एक बार 2 साल का ब्याज मिलने वाला, एक का एक साल का मिलने वाला है अर्धवार्षिक के हिसाब से। और जब भी रेट भी देता है इसमें ना, तो कुछ इसी तरीके से देता है, पॉइंट वाला रेट देगा कि आप उसमें फंसे रहिए। कभी कभी एग्जैक्ट भी आते हैं तो छोटे नंबर आते हैं, और पूछे गए हैं RPSI में और ALP में आया था, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कुछ जगहों पे तो हम लोग सीधा निकाल लेते हैं। देखिए कुछ जगहों पे हमको क्या करना चाहिए, इस तरीके से 3.9 है, एक का 2 बार मिलेगा तो बहुत कम है। देखिए 2 साल के बाद ये पॉइंट में रेट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऑप्शन दूर रहेगा तो। हम बस इसी का 3 गुना कर लेंगे। 3 9 27 7, 3 गुणे 3 9, और 9 2 11। तो लगभग देखिए 11.7 और 11.85 में बहुत अंतर नहीं है। अगर ऑप्शन दूर रहता तो ये सीधा आंसर आ सकता है। कई जगहों पे LP वाले क्वेश्चन में हमने सीधा ही बताया था कि सिर्फ 3 गुना करके निकाल लेना है आपका आंसर, लेकिन जरूरत पड़ने पे आपको पूरा भी करना पड़ सकता है अगर ऑप्शन में दिया है तो। ठीक है, और इतना भी मुश्किल नहीं है, इसको मत सोचिएगा कि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, सिर्फ यहाँ लिखा गया है, ये मेंटली भी हो सकता है। ठीक है, ये डिजिटल सम वाला मतलब ये कॉमन था क्वेश्चन। चलिए बाकी आगे देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता वस्तु खरीदने के लिए निम्नलिखित छूट प्रदान करता है, किस स्कीम में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? अधिकतम विक्रय मूल्य तब होता है जब छूट आपका क्या हो, कम से कम हो। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान, अगर मैं 1 रुपये का छूट दूँ तो 99 का होगा, अगर 5 का दूंगा तो 95 का होगा। तो 1 रुपये वाला जो छूट देने पे क्या हो रहा है, 99 पे। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा कब होती है, जब छूट कम देंगे। तो इसमें आप देखिए कि 27% के 2 क्रमिक छूट, 7 और 6, 45 और 29, 20 और 38, सबसे कम तो यही आएगा ये वाला, तो इसी को कर लेंगे आंसर। ठीक है, ये 7 6 तो बहुत छोटा नंबर है, तो वैसे निकाल देंगे। अब पता नहीं अगर ये एक्चुअल क्वेश्चन है तो यही वाला होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 750 रुपये है, पहले 4 फिर 25 2 क्रमिक छूट बेचा जाता है, और नगद भुगतान में 25% का अतिरिक्त छूट होता है। तो रेशियो से भी लगा सकते हैं। अगर 3 रेशियो दिया, देखिए ये होता है 1/25, मतलब 25 से अगर ये होगा तो 24 होगा। ये 1/4 होता है, यानी कि 4 से 1 कम होगा तो 3 होगा। ये 25% का एक्स्ट्रा छूट है, 1/4 है, तो 4 से 1 कम होगा तो ये भी 3। 4 से इसको काट दीजिए 6 बार में, तो 25 चौके 100, और यहाँ पे 3 गुणे 3 9, 9 छक 54, 54 रुपये में मिलने वाला है। इसकी वैल्यू कितनी है, 750 रुपये है। 0 से 0 कट गया, 7.5 गुना पे है, इसमें भी 7.5 का गुना कर लीजिए। 5 गुणे 4 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 28, 28 25 58, और हमारे पास इधर 2 और था, यानी कि फिर से 0 होगा। 7 पचे 35
और 5, नहीं एक डिजिट तो हमने गुणा ही गलत कर दिया। अच्छा इतना इतना भी क्यों करना, ऐसे कर लेंगे, सही तो किए थे ना, 9 था और 6 था, तो ये 7 गुणे 4 28 हो जाएगा, 7 पचे 35, 2 37 हो जाएगा, एक तो ये हो गया और इसका आधा और जोड़ लेंगे इसमें, तो ये 8 7 15 यानी कि 5 वाला आ जाएगा, 405 सही होगा। किसी भी तरीके से कर लीजिए, कॉमन क्वेश्चन था ये। ए बी को स्मार्टफोन 60% के हानि बेचता है, बी सी को वह स्मार्टफोन 25% के लाभ बेचता है, सी को मिलता है। ये कॉमन क्वेश्चन था, ये पहले भी आपके एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए, तो बेसिक वाला क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ये, और कैलकुलेशन भी नहीं लग रहा है कि मुश्किल है। 5 में से 3 हानि कर देगा तो 2 में बेचेगा, फिर 25% का लाभ है 1/4 यानी कि 4 से 1 ज़्यादा बेचेगा तो 5 में बेचेगा, ये इससे कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में, यानी 2 और 1 का अनुपात है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 42,206 है तो इसी का डबल कर दीजिए इसमें, 42 का 84 और ये 416 412, ठीक है, तो ये वाला आंसर, मतलब ये इजी था, कॉमन था, ठीक है, इसमें समय नहीं देना चाहिए। अच्छा इसमें भी पॉइंट वाला है, तो ये भी अप्रॉक्सी आने वाला है, ठीक है, अप्रॉक्सी आने वाला है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बताऊं तो ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपके रेलवे में और एसएससी दोनों में आ चुका है, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है, बाकी तो और भी जगहों पे आया है, मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा डेटा चेंज करके, मतलब ये इन सब में सेम पैटर्न पे, लैंग्वेज भी सेम करके पूछे गए हैं। अच्छा यहाँ पे आपको क्या करना है, और पहला 10% का क्या दिया, लाभ लिया, तो 10 से 11 हो गया, दूसरा 15 का मतलब 20 से 23 हो गया, 20 से 23 कैसे हो रहा है, क्योंकि 3/20 होता है, ये 1/4 होता है, तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जिसको जो काटना हो काट लीजिए, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 चौके 16 यानी 160 रुपये का सामान, 11 से गुणा करना बड़ा आसान है, तो 2 5 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, कहाँ गया, 31,900, और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये कैलकुलेशन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन है, कुछ काटना भी चाहे थोड़ा मोड़ा काट भी सकते हैं, 11 से ये कट जाएगा, 11 से 23 बार में, तो 11 11 11 दूना 22, 11 9 99, ये 2900 गुना पे आ जाएगा, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू 29 है, तो ये 2900 बटे में 23 गुना पे होगा, यानी 160 गुणे में 29। अच्छा इतना करेंगे नहीं हम लोग, जैसे मैं तो यहाँ बता दिया कि इस तरीके से करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर अब ऑप्शन देखिए, ये 23 नीचे में है, तो पहले तो कोई ऑप्शन इसमें से नहीं है, क्योंकि 23 होगा अगर नीचे में, तो ये 100% हमारे पास है कि ये क्या आने वाला है, कि एक पॉइंट में आने वाला है, रिकरिंग नंबर आने वाला है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, अप्रॉक्सी कैलकुलेशन करना सबसे बेहतर होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि लगभग अगर 23 से काट दें तो लगभग 1.5, 16 से काटेंगे तो लगभग 20 के आसपास आने वाला, 25 तो हो ही नहीं सकता, तो इनको हटा देंगे, अप्रॉक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अप्रॉक्स ही निकालना था हमको तो रेशियो मेथड करने की जरूरत नहीं थी, इसको नॉर्मली हम इसी तरीके से सोच सकते थे, कि ऐसे भी सोच सकते थे, नहीं लेकिन तो भी करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा भी करेंगे तो इतना तो जाना ही पड़ेगा हमको। चलिए तो कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, 160 एक बार मैं करके दिखाता हूँ कितना आएगा, सबसे नज़दीकी वही बनने वाला है, ठीक है। और हमारे पास 23 है, 23 को 24 बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है इसको, और 4 से ये 6 बार में, 4 से ये 40 हो गया, 2 से और काट लेते हैं 3 बार में, 2 से ये कितने बार में आ जाएगा, 20 बार में, 20 करेंगे 29, और हमारे पास 58, 29 दूना 58, 58 58 हज़ार आ गया। अब लगभग 3 से भाग देंगे तो आप खुद से सोच लीजिएगा, 20 3 60, लगभग 20 के आसपास आने वाला है, तो सबसे नज़दीकी यही, क्योंकि हमने नीचे में नंबर बड़ा किया था तो आंसर छोटा आया है, थोड़ा सा बड़ा आएगा तो 20 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स भी करते हैं तो वही आने वाला है लगभग, ठीक है। और पूरा भाग भी देंगे तो ये अगर अप्रॉक्स है, अगर ऑप्शन सही है, तब मैं बता रहा हूँ कि यही आसपास आने वाला है, और ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, 20,000 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, ये 20,000 से 100-200 ज़्यादा आने वाला है, इतना भी अप्रॉक्स तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन सारे दूर दूर हैं तो हम इसी को ले लेंगे, ठीक है। आप एक बार चेक करेगा क्या यही ऑप्शन है कि नहीं है। 29 और बी का तृतीयानुपाती सी है, तृतीयानुपाती अगर सी की बात करें तो जो दूसरा वाला नंबर होता है इसी का स्क्वायर करके हम पहले वाले से भाग देते हैं, यही तृतीयानुपाती होता है, थर्ड प्रोपोर्शन। और क्वेश्चन में बोला बी जो है पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, पहला 3 कौन होता है, 2 4 और 6, तो 6 4 10 2 12, यहाँ 12 रख देंगे तो 144 हो जाएगा, 29 से भाग देना। अब यहाँ भी भाग देने में समय बर्बाद नहीं करना, लगभग 30 बचे 150, 5 से तो ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, और 4 बार तो जाना ही जाना है, तो ये वाला हो जाएगा, 4 बार भाग जाएगा ना, लगभग 30 गुणे 4 करेंगे उसके बाद 5 बार ज़्यादा हो जाएगा।
एक क्वेश्चन ये भी कई लोगों ने मुझे भेजा था कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये डबल इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं एज में, जो इस बार आपको बहुत सारे पूछे गए थे। और इस बार उम्मीद है, देखिए एसएससी के एग्जाम में तो इतना मुश्किल वाले नहीं आते हैं, स्पेशली रेलवे में ही ऐसे पूछे गए, लेकिन एसएससी एग्जाम में भी बन सकता है क्वेश्चन। अभी जो पेपर हुए हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के और स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो अभी आपका एग्जाम चल रहा है एसएससी का, तो कुछ क्वेश्चन भी नया आ सकता है। तो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। दो इक्वेशन, इजी इक्वेशन। देखिए अगर क्वेश्चन में इक्वेशन बनाया गया है, आप खुद से सोचिएगा, और आंसर कुछ पूछा गया तो कोई भी इक्वेशन अगर दिया गया तो जरूर ऐसे इक्वेशन होंगे जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ सही तरीके से आपको देखना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना। हमने क्या बोला, 5 गुना सुजाता है, ठीक है, या लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 गुना कौन है, सुजाता है। ऐसे इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में कि पूरा नाम लिखे हम लोग, ठीक है। 5 गुना सुजाता, वनिता की वर्तमान आयु का 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है। 2 गुना वनिता का से 5 वर्ष अधिक है। एक इक्वेशन ये दिया था, एक और दिया होगा, और क्या हो सकता है इसमें, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद ये भी बढ़ जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। 4 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना, ठीक है, वनिता की आयु का 3 गुना। तो हमको पता है कि वनिता जो है अब 4 वर्ष बढ़ चुके थे, इसका 3 गुना। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, और सुजाता के 5 गुने से 8 वर्ष कम होगा। अब सुजाता अगर करें तो सुजाता हमारे पास 5 गुना कर लें तो 5 गुना सुजाता का से 8 वर्ष कम होने वाला है। अच्छा ये बराबर हो गया, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अच्छा इसमें हमने 4 नहीं जोड़ा सुजाता को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये, क्योंकि ये सुजाता +5 है और -8 है। अब दो इक्वेशनों में देखते हैं कॉमन क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से। देखिए इनको नॉर्मली जोड़ भी देंगे तो भी हो जाएगा। अब देखिए 5 बार सुजाता यहाँ है, 5 बार सुजाता यहाँ, ये दोनों तो पहले ही कट गए, ठीक है। 3 बार वाणी यहाँ पे है और 2 बार वाणी यहाँ पे, यानी इनको घटाएंगे तो 1 वाणी आएगी, ठीक है। यहाँ से नंबर को जोड़ते हैं एक बार। नंबर में देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 गुणे 4 12 है, यहाँ 5 गुणे 5 20 है, और यहाँ 5 और 8 इसमें घट जाएगा, तो ये वैसे ही कट गया है। ये वाली वैल्यू 5, तो ये 5 ही बचने वाला है यहाँ पे। तो वाणी की वैल्यू 5 आ गए। अगर वाणी की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 गुणे 2 10 15, और 5 से भाग दे देंगे तो 3 बार में, तो सुजाता कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इन दोनों का अंतर पूछा गया है और अंतर कितना है, 2 का है। मतलब बहुत कॉमन कैलकुलेशन होता है, अगर आप करना चाहें तो। अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन अगर आने लगे तो इसके लिए आप नॉर्मली ट्रिक्स भी ढूंढ सकते हैं, कौन सा कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर इस पे क्वेश्चन और भी आया होगा तो जरूर देखेगा, ये पैटर्न जरूर दिया होगा, ये इससे कटने वाले नंबर दिए होंगे, जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आपके एग्जाम में, अगर इस पैटर्न पे आया होगा तो सब सेम होगा। ये पैटर्न दिए होंगे, इनका डिफरेंस हमेशा 1 का दिया होगा, तभी तो इसकी वैल्यू आएगी, और इन दोनों में कटने वाला और यही आंसर होता होगा। एक वैल्यू रखिए, दूसरे का निकाल लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको याद कर लेना कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन अगर आएगा तो ठीक है, उस पर लगा सकते हैं आप ट्रिक्स बना के। लेकिन अब नॉर्मली 2 इक्वेशन बनाइए और देखिए क्या आ सकता है, हमेशा के लिए रेडी रहिएगा। जनशक्ति में कमी के कारण कारखाने के उत्पाद में, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर कोई चीज़ कमी होती है तो वृद्धि के बारे में पूछा जाता है, वृद्धि होती है तो कमी का। इसके लिए मैंने ये भी तरीका बताया था आपको, n/n+d से कमी होती है तो वृद्धि होती है n/d से। इसकी वैल्यू दिया है 3/25 कमी वाला, तो इधर वाला क्या आ जाएगा, 3/22। अब 3 गुणे में देखिए 1/11 की वैल्यू सबको याद रहता है, लगभग 9.09, तो ये 1/22 है तो 9.09 का आधा हो जाएगा, बस इतना ही करना है। 3 से गुणा कर देंगे, ये 27.27, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, लगभग 13.66 के आसपास आएगा, ये वाला हो जाएगा। और चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि 25 था हमारे पास, 25 से 3 बड़े घटा था ना, तो ये 22 हो जाएगा, तो इधर से वापस कम होगा तो 3/22, ये लगभग 13.66 के आसपास बनेगा। Mahesh get 2% increase in his sales amount in the first year and 20% in his second year। तो 20 और 2 बार बढ़े हुए हैं। और क्या एग्जैक्ट नंबर है, एक बार चेक करना जरूरी है। ऑप्शन क्या पूछा, राउंडेड ऑफ निकालना है, मतलब अप्रॉक्स है, तो आप भी अप्रॉक्स ही लगाइए, पूरा समय बर्बाद नहीं करना है। 2 बार बढ़े हैं तो 20 + 2, रेशियो भी लगा सकते हैं और सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी सोच सकते थे। तो ये 22 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी कि 22.4%, इतना इंक्रीज होगा। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला, वृद्धि के बाद वर्तमान बिक्री, इसके साथ इसकी वर्तमान बिक्री है तो 2 वर्ष पहले का, यानी अगर ये इतना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, अगर 100 रहा होगा तो ये 122.4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया 190400, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वाला दिया कितना गुना पे, इसकी वैल्यू निकाल देनी है। लगभग कितना गुना पे होगा, पहले तो ये ढूंढना होगा आपको, लगभग कितना गुना पे अगर देखा जाए यहाँ पे तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास
122 है और ये वाला हमारे पास 190 थे, एक शुरू में आएगा तो एक सभी में है। अब या तो ये 5 गुना पे आएगा, या तो 8 गुना पे आएगा, या तो 3 गुना पे आएगा। देखिए 5 2 बार दिया है और 3 और 8, तो लगभग अगर मैं 3 बार करूंगा इसको तो यहाँ तक नहीं पहुँचने वाला है। अगर मैं 5 गुना करूँ ना तो इसके आसपास आ जाएगा। कैसे? 122 है और लगभग 190 में देखेंगे तो 5 गुना पे जाएगा, यानी कि इससे ये पता चल गया कि ये दोनों आंसर तो नहीं आने वाले हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब आपको सोचना है कि कौन सी वाली वैल्यू हो सकती है इसमें, ठीक है, कौन सी वैल्यू दोनों में हो सकती है। तो ये जो नंबर दिया है ना, ये नंबर क्या है, अगर ये किसी में नंबर में भाग देंगे और इसके नंबर में अगर कोई प्राइम नंबर आया था उसके अंदर में, तो हमेशा नंबर रिकरिंग नंबर आते हैं। अब आपने पढ़ा होगा शांत और अशांत दशमलव, कि 2 और 5 के अलावा अगर नीचे में कोई नंबर आता है तो अगर मान लीजिए 1/17 आ गया तो इसमें जो भी नंबर आएगा वो रिकरिंग टाइप का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर इसके अंदर में है और हमारे पास सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप भाग देके छोटा देखेंगे, 2 के अलावा देखेंगे तो बहुत सारे नंबर इसमें मिल जाएंगे। क्या क्या मिल सकता है? 17 मिल सकता है। तो इसके हिसाब से यहाँ जो नंबर आएगा वो रिकरिंग वाला आएगा। तो ये वाला ना छोड़ देंगे, इस वाले को कर लेंगे, क्योंकि ये रिकरिंग दिख रहा है 5 5 5 5, इसमें रिकरिंग है लेकिन अलग है डिजिट के बाद। ये फिर 65 67 रिकरिंग नहीं है। हाँ रिकरिंग ये भी बोल सकते थे, ये भी रिकरिंग है और ये भी रिकरिंग था, लेकिन ये उतना गुना पे है नहीं, ठीक है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, इस वाले को लेंगे। अब ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन था तो हमने ऐसा किया। अगर आपको सॉल्व करना है तो पूरा भाग देके भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते थे। अगर रेशियो से चाहिए तो ऐसे कर सकते थे कि 5 से हमारे पास 20% बढ़ा है, 50 से 51 हुआ है, तो 2 से 3 बार, 2 से 25 बार, 125 से कितना बढ़ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 5 15, 153। इसकी वैल्यू दिया 190 और 40। अब यहीं से देख लीजिएगा ये रिकरिंग नंबर है, खुद से समझिएगा। 153 है, इससे कटेगा, भाग देंगे तो रिकरिंग आएगा, तो रिकरिंग वाला ही आंसर आने वाला है। बाकी आप थोड़ा और ज़्यादा भी भाग देके देख सकते हैं कौन सा हो सकता है, तो नंबर सिस्टम का यूज़ करके निकाल सकते हैं। दीपेश के पास 168 लीटर तेल। अब देखिए ये क्वेश्चन इस बार सभी सेट में ही पूछे गए थे, लगभग कॉमन क्वेश्चन है। मतलब ओवरऑल इनका एलसीएम निकालना होता है अगर इन्हीं के एक ऐसे बर्तन की जरूरत पड़ती है जो इन कंटेनर जो समान मात्रा में लगता है। इसमें बस नंबर ढूंढिए, ऑप्शंस देखिएगा। क्या 10 हो सकता? नहीं हो सकता क्योंकि 0 नहीं दिया इसमें। 5 हो सकता तो नहीं हो सकता क्योंकि कहीं लास्ट में 5 नहीं है। 14 में 7 है और 2 है, तो 2 तो दोनों में है। 7 को चेक करना पड़ेगा, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 गुणे 3 21, तो ये 7 भी नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 6। तो 3 से भी कटने वाला होगा और इससे भी कटने वाला होगा, तो 6 वाला सही आंसर होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बड़े फिक्स क्वेश्चन आते हैं, जब भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे अगर दोबारा कभी आपको मिलेगा ना तो आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में कि जैसे ये नंबर दिया कि 3 नंबर है और बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है और इसका मान निकालना है तो कॉमन। आप चाहें तो इनका डिफरेंस लेके HCF निकाल के निकाल सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंस भी लेने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखिएगा सभी नंबर को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे, देखिए 78 है, 68 है, 18 है, यानी कहीं ना कहीं ये नंबर आपको दिख रहा है। ध्यान से कुछ ये बता रहा है कि 2 कम है सभी चीज़ों से, यानी इसमें 2 जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 सब में बनने वाला है। तो अगर मैं इसको पहले वाले को ऐसा लिख सकता हूँ 1270 + 8, ठीक है। दूसरे वाले को अगर देखें तो हम ऐसे 2360 + 8 लिख सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर पाएँ तो एग्जाम में आप समय बचा लेंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे तो फिर घटा के इनके डिफरेंस निकाल के आपको फिर करना पड़ेगा, ठीक है। और 2310 + 8, इससे ये पता चल गया कि ये जो 8 है ना, समान वही तो y का मान है जो रिमाइंडर आने वाला है। और ये y का मान 8 तब होगा जब इसमें इनसे कटने वाला नंबर हमको एक कॉमन मिल जाए। अब ये इसमें सब में कॉमन क्या दिख रहा है? 0 एक तो कॉमन दिख रहा है। क्या इसके अलावा 2 मिल सकता कॉमन? नहीं, इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 7 तो नहीं बन सकता। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो 10 होगी, क्योंकि देखिए 10 से ये भी कटेगा, 10 से ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये सब में 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10 × 3 30, माइनस में 112, तो ये कितना आ जाएगा? 82 आ रहा है ना, वह देखेंगे 82 आना चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा आंसर तो ये क्वेश्चन हो गए, लगभग 25 क्वेश्चन थे, जिससे आपको आइडिया लगा होगा। और कहीं ना कहीं अब ये मत सोचिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक सेट में ऐसे आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने बस वो वाले क्वेश्चन लिए हैं। इसमें मान लीजिए 25 से 26 क्वेश्चन के अंदर में 4-5 ईजी वाले क्वेश्चन थे, बाकी सभी कैलकुलेटिव वाले जो क्वेश्चन थे उनको एक साथ हमने रखने की कोशिश कैसे करने। और आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसा हो सकता है कि एक सेट में 2 क्वेश्चन मिल जाए कैलकुलेशन वाले, या 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। सारा ऐसा दे देगा तो फिर क्या होगा, इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे एग्जाम में। तो प्रैक्टिस आपको करना है। अगर क्वेश्चन एक भी आता है आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से, कैसे अप्रॉक्स लगाना है, कैसे जुगाड़ लगाना है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही 112 कैसे आया? अरे इसमें y का मान यहाँ रखेंगे ना, y का मान 8 है तो यहाँ 8 रख देंगे। 8 चौक के 32, 8 एक कम 8 3 11, ये 112 है, और ये इसके जगह पे 10 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा।
ठीक है, तो करिए, प्रैक्टिस करिए और आइडिया लगाइए, तभी हो पाएगा और सब चीज़ को सोचना पड़ेगा। और लगभग जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक ठाक वाले थे, मॉडरेट वाले जो आपके एग्जाम में आते हैं। वैसे तो क्वेश्चन अगर इनको अच्छा बनाना चाहिए तो कॉन्सेप्ट बेसिस पे बनाना चाहिए। यहाँ पे इनका क्वेश्चन का जो मेन मोटो था, पूरे अभी तक जितने क्वेश्चन थे, कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे नहीं था, सिर्फ ये कैलकुलेशन वाइज मुश्किल को क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया गया है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसा डाल दिया जाए क्वेश्चन मुश्किल हो जाए। कॉन्सेप्ट किसी में ऐसा यूनिक नहीं था कि क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ डाल दिया जाए जहाँ सोचना पड़े आदमी को कि कोई किसी से अलग हो पाए। यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छा है तो आप दूसरे से आगे, नहीं अच्छा है तो आप उसी में लगे रहेंगे। तो कैलकुलेशन पे आपको वर्क करना चाहिए। और हाँ, कैलकुलेशन से याद आया कि अभी वैदिक मैथ्स का जो बैच है, आप लोग उसको कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी कैलकुलेशन सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया 37 का यूज़ किया, 11 का यूज़ किया आप लोग, तो कई जगहों पे यूज़ आपको मिल जाता है। तो वैदिक मैथ्स का बैच जो है अभी आपको 51 रुपीज़ में मिल रहा है, और जो आपकी स्पीड को बिल्कुल बढ़ा सकता है। अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। जब आप उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करते हैं और जब क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप चीज़ें दिखती हैं। आप सोचेंगे कि तुरंत अप्लाई कर लेंगे तो नहीं हो पाता। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नंबर अपने आप दिखाई देने लगते हैं कि कौन से वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आपको। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी PDF में इसका डाल देता हूँ।